विहान जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मायरा रोते रोते मोबाइल पर बोली। मायरा की बात और उसकी रुलाई सुनकर विहान घबरा गया। बदहवास सा बोला, क्यों, क्या हुआ मायरा, जल्दी बताओ। उसके स्वर में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। नहीं, मैं फ़ोन पर नहीं बताऊंगी। आप यहीं आ जाओ, फिर बताऊंगी। और हाँ, इतना याद रखना कि यदि आप 3 दिन में यहाँ नहीं आए तो फिर मैं रहूँगी या नहीं, पता नहीं। सुबकते हुए मायरा ने फ़ोन काट दिया। विहान हेलो हेलो करता रह गया। उसने 2-3 बार मायरा को फ़ोन मिलाया, लेकिन मायरा ने फ़ोन नहीं उठाया। मायरा की बातों से विहान हिल गया था। पता नहीं क्या बात है, मायरा किस मुसीबत में है। कुछ नहीं बताया उसने, बल्कि किसी अनिष्ट की आशंका व्यक्त की थी उसने। यदि वह नहीं पहुंचा तो फिर वह मायरा को देख नहीं पाएगा। विहान के पास कोई विकल्प नहीं था। विहान ने अपने बॉस ब्रिगेडियर शेर सिंह से जैसे तैसे छुट्टी ली और घर आ गया। विहान को देखकर मायरा उससे ऐसे लिपट गई जैसे एक लता किसी वृक्ष से लिपट जाती है। आंसुओं से उसने विहान का कंधा भिगो दिया। मायरा की सिसकियों से पूरा घर गूंजने लगा। क्या हुआ, कुछ तो बोलो मायरा, मैं पूरे रास्ते 1 मिनट भी चैन से नहीं रह पाया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे भी ठीक तो हैं ना? बाबूजी अपने दोस्तों की महफिल में गए हैं। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त हैं उनके, जो उन्हें उल्टे सीधे काम करने की सलाह देते हैं। उन्होंने आजकल मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हीं की करतूतें दिखाने के लिए मैंने यूँ अर्जेंट बुलाया है आपको। आपको पता नहीं है मैं आजकल कितनी डर डर कर जी रही हूँ। आप तो ठहरे फौजी, फौज में रहते हो, भारत माता की रक्षा करते हो, लेकिन अपनी बीवी की रक्षा कौन करेगा, कभी सोचा है आपने? और वह भी अपने ही बाप से। बोलते बोलते मायरा फिर फबक पड़ी। विहान को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। झट से बोल पड़ा, बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते मायरा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है शायद। विहान पसोपेश में पड़ा हुआ था। विहान की बातों से मायरा बिफर पड़ी। हाँ, आपके पिताजी तो राजा हरिश्चंद्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री, इसीलिए आप मेरी बात क्यों मानोगे? इसीलिए तो मैंने आपको फ़ोन पर नहीं बताई थी यह बात। चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। कहते कहते मायरा विहान का हाथ पकड़कर बाबूजी के कमरे में ले गई। का क्यों लाई हो यहाँ मुझे? विहान की आंखों में अनेक प्रश्न थे। वो तकिया हटाओ, मायरा आदेश देते हुए बोली। विहान यंत्रवत तकिया हटाने लगा। जैसे ही उसने तकिया हटाया वह चौंक पड़ा। ये क्या है? अपने बाप से ही पूछना, यह भी पूछना कि यह यहाँ कैसे आई। मायरा तकिए के नीचे से अपनी पैंटी उठाकर विहान को पकड़ाते हुए बोली। विहान की बोलती बंद हो गई थी। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? है हिम्मत पूछने की अपने बाप से? दिन भर मुझे भूखी आंखों से घूरते रहते हैं वे। मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे डर के मारे नींद नहीं आती है आजकल। चलो कुछ और दिखाती हूँ। मायरा विहान का हाथ पकड़कर उसे अपने बाथरूम में ले गई। विहान चुपचाप से चलता गया। देखो बाथरूम का दरवाज़ा, ये छेद बाबूजी ने ही किया है। जब मैं नहाती हूँ तो वे मुझे इसी छेद में से देखते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ?
बाथरूम के दरवाजे में छेद देखकर विहान अवाक रह गया। बाबूजी इतना गिर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था उसने। बाबूजी ने विहान और आदर्श को पालने पोसने में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी थी। विहान की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, मगर विहान के पापा महेश जी ने दूसरा विवाह नहीं किया था। अब वो अपनी बहू के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, यह सोचकर ही विहान के तन बदन में आग लग गई। शायद आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, और देखो, कहकर मायरा ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप खोला और उसमें बाबूजी को सर्च किया और उसमें एक वीडियो ढूंढकर चला दिया। उस वीडियो में मायरा कपड़े बदल रही थी। ये वीडियो आपके पिताजी ने कब बनाया मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने इसे मुझे भेजकर कहा था, मायरा मैं तुझे पूरी देखना चाहता हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मायरा फिर से रोने लग गई। यह सब देखकर विहान की आंखों में खून उतर आया। मुट्ठियाँ कस गई थी उसकी। वह अपने कमरे से बंदूक निकाल लाया। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी को, आने दो उन्हें। विहान की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वह बंदूक तानकर दरवाजे के सामने इस तरह खड़ा हो गया कि जैसे ही बाबूजी घर में घुसे तो वह उन्हें गोली से उड़ा दे। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। विहान ने अपनी पोजीशन ले ली और दरवाज़ा मायरा ने खोला। गोली चलती इससे पहले ही आया हुआ लड़का बोला, अरे भैया आप कब आए और ये बंदूक तानकर कैसे खड़े हो? दुश्मन को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यहाँ भी? खैर छोड़ो वह सब। मैं तो यह सूचना देने आया हूँ कि आपके बाबूजी घर आ रहे थे कि कोई उन्हें टक्कर मारकर भाग गया। उनके दोस्तों ने उन्हें पनेशिया अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आप चाहो तो मेरे साथ चलो या फिर आप अपनी व्यवस्था देख लेना। कहकर वह लड़का जाने को मुड़ा और फिर चला गया। विहान हैरान रह गया। उसे बाबूजी पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार ने उसे विचलित कर दिया था। वह उन्हें देखने जाए या नहीं, इसी दुविधा में घिरा हुआ था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने मायरा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, तो मायरा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तो चाहती हूँ कि वे जिंदा वापस न आए ही नहीं। काश दुर्घटना में वे मर जाएं। मायरा की बातों से विहान निराश हो गया। एक तरफ मायरा और उसकी वफाएं थीं। मायरा देवी की तरह पाक साफ लग रही थी, तो दूसरी तरफ बाबूजी रावण की तरह लग रहे थे। रावण ने भी अपने भाई के पुत्र की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था, जिसमें उसे श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री का सील भंग करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन पितृ कर्तव्य भी कोई चीज़ होती है। मायरा और बाबूजी के बीच में वह बुरी तरह फंस गया था। आज उसे आदर्श की अहमियत पता चली। काश आदर्श घर पर होता तो वह बाबूजी को संभाल लेता, लेकिन वह भी यहाँ नहीं है। आदर्श का नाम याद आते ही विहान का मन घृणा से भर उठा। अच्छा है कि वह दुष्ट यहाँ नहीं है, अन्यथा पहले वह ही मरता मेरे हाथ से। विहान चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ भी हो, आखिर बाप है मेरा, उन्हें यूं ही लावारिस की तरह नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। दुनिया को क्या पता कि वे अपनी बहू के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं एक फौजी हूँ। फौजी होकर भी बाबूजी की खबर नहीं लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मायरा का क्या है, उसके तो ससुर हैं वे। बाप और ससुर में बहुत फ़र्क होता है। मेरे तो बाबूजी हैं, इसीलिए मुझे जाना ही चाहिए। यह सोचकर विहान खड़ा हुआ। मैं अस्पताल जा रहा हूँ।
तुम भी चलोगी क्या? विहान ने मायरा से पूछा। तुम मुझसे चलने की बात कह रहे हो? वाह, कमाल की हिम्मत है तुम में। मैं तो उनका मरा मुंह भी नहीं देखूं। मायरा ने घृणा से थूकते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना। विहान गाड़ी की चाबी लेकर जाने की तैयारी करने लगा। सुनो, कब तक आओगे? 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम, फिर अस्पताल जाकर ही पता चल पाएगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा टाइम लगे तो फ़ोन से बता देना। विहान अस्पताल के लिए निकल गया। थोड़ी देर में पनेशिया अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के बाहर ही उसे बाबूजी के बहुत पुराने दोस्त शर्मा जी मिल गए। अरे विहान बेटा, कब आया तू? बस अभी अभी आया हूँ अंकल। बाबूजी कहाँ हैं? अभी अभी आईसीयू में लेकर गए हैं उन्हें। गिरने से सिर में गहरी चोट लगी है, कानों से खून आ गया था, शायद ऑपरेशन करना पड़े। विहान को अब चिंता होने लगी। अभी तक तो उस पर मायरा की बातों का असर था, इसीलिए बाबूजी के प्रति संवेदनाएं लगभग मर गई थीं। लेकिन शर्मा अंकल के द्वारा जिन हालातों का जिक्र किया गया था, उससे विहान अंदर तक हिल गया था। वह फटाफट बाबूजी को देखना चाहता था। शर्मा अंकल विहान को आईसीयू के बाहर तक ले गए। वहाँ पर बाबूजी के 5-6 दोस्त खड़े हुए थे। सब लोग बाबूजी के लिए चिंतित हो रहे थे। विहान ने बाबूजी के बारे में जब सबसे पूछा तो सबने कहा कि अब भगवान ही मालिक हैं। इससे विहान की धड़कनें और बढ़ गई। इतने में आईसीयू से आदर्श बाहर निकला। आदर्श को देखकर विहान चौंक गया। तू क्या कर रहा है यहाँ बेशरम? तुझे अपना मनहूस चेहरा दिखाते हुए लज्जा नहीं आ रही? मेरे सामने से हट जा नालायक, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। विहान चीख पड़ा। सब लोगों का ध्यान विहान पर चला गया। बाबूजी के दोस्त उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। विहान को लगा कि उत्तेजना में वह ना जाने क्या कर बैठा है। जिस बात को वह अब तक सबसे छुपाता आया था, वही बात आज सबके सामने खुलने वाली थी। लेकिन वह करे भी क्या? बात ही कुछ ऐसी थी कि आदर्श को देखकर उसका खून खौल उठा था। लगभग साल भर पहले जब वह फौज में कारगिल में था, तब एक दिन मायरा का फ़ोन आया और उसने आदर्श की शिकायत करते हुए उसकी बदमाशियों के बारे में बताया। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई अपनी भाभी के साथ ऐसी नीच हरकत करेगा। लेकिन मायरा कोई झूठ क्यों बोलेगी? उसे मायरा की बातों पर विश्वास करना पड़ा। आखिर वह मायरा से कितना प्यार करता है। फिर कोई कारण भी तो नहीं है कि मायरा झूठ बोले। मायरा ने बताया कि उसकी ब्रा कभी कभी मिस हो जाती है। वह छत पर कपड़े सुखाती है। किसी किसी दिन उसकी ब्रा तार पर नहीं होती, ना जाने कहाँ उड़ जाती है या गायब हो जाती है। यह पहेली अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक दिन वह आदर्श के कमरे की सफाई कर रही थी। तब उसने आदर्श की अलमारी को खोल लिया। उसमें कई सारी ब्रा सजी हुई मिली। उस दिन उसे पता चला कि उसकी ब्रा कहाँ जाती है। आदर्श देखने में तो बहुत शरीफ लगता है, लेकिन काम बदमाशों जैसा कर रहा था। फिर मायरा ने उसके कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। उसमें कई पोर्न मैगजीन एक दराज में रखी हुई मिली।
मायरा को अब समझ में आया कि आदर्श के दिमाग में कचरा कहाँ से भर रहा था। उसने एक एक किताब, नोटबुक आदि को खंगाला तो एक किताब में से मायरा का एक न्यूड पोर्ट्रेट नीचे गिरा पड़ा। उसे देखकर मायरा कांप उठी। आदर्श के दिमाग में उसकी न्यूड इमेज बनी हुई है, यह सोचकर वह एकदम से घबरा गई और उसने तुरंत फ़ोन पर सारी बातें विहान को बता दी। विहान ने आने के लिए कह दिया, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वह आ नहीं पाया था। एक दिन विहान ने पूजा को कह दिया कि